अगेन एवरीवन टू नेविगेट। तो आज मैं हूँ शिवांगनी, और जैसे कि कल हमने बात करी थी आईसीटी के बारे में। आईसीटी की हमने सरल भाषा में मतलब समझा था, क्या है आखिरकार ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो आज आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके टॉपिक है, सिलेबस की बात करते हैं, या आईसीटी हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या क्या इसमें आखिरकार हमें पढ़ना है। तो आईसीटी हमारे ये 5 टॉपिक्स में डिवाइड है। ये आए दिन हर दिनचर्या में हम ये यूज़ कर रहे हैं। आजकल हर जगह हम ये यूज़ सुन रहे हैं कि ये सब क्या यूज़ होता है। तो पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स, आईसीटी एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक्स, आईसीटी एंड कंप्यूटर, ये हो गया हमारा बेसिक। कोई भी टेक्नोलॉजी बनाने के पहले हमें किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, उसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर का ज्ञान होना ज़रूरी है। और आईसीटी, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, मतलब कोई टेक्नोलॉजी तो चाहिए, तो इसका भी ज्ञान हमें होना ज़रूरी है। तो पहला टॉपिक हो गया हमारा बेसिक, जिसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हो गया हमारा रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी। सबसे ज़्यादा आजकल हम क्या सुन रहे हैं? रोबोटिक्स। हर चीज़ कैसे बन रही है हमारी रोबोट से। रोबोट के द्वारा हमारी हर तकनीकी बहुत आसान हो गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस साल मान के चलिए सबसे ज़्यादा जो सिलेबस आएगा या क्वेश्चंस आएंगे इस वाली फील्ड से आएंगे। और फिर हो गया हमारा साइबर सिक्योरिटी। रोबोटिक्स लिखा गया, दिस इज साइबर सिक्योरिटी। मतलब कुछ भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं या हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं तो हमें सिक्योरिटी की तो ज़रूरत है। साइबर पुलिस डिपार्टमेंट, सबसे ज़्यादा आजकल साइबर में पोस्ट निकल रही है, साइबर सिक्योरिटी। उसके बाद हो गया ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस में भी आईसीटी की ज़रूरत तो पड़ती है। मतलब गवर्नमेंट भी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है, और आईसीटी इसमें भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, स्टेट गवर्नेंस एंड नेशनल गवर्नेंस। स्टेट गवर्नेंस एंड नेशनल गवर्नेंस, गवर्नमेंट में भी आईसीटी की ज़रूरत है। और फिर आती है हमारी बात इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स। सोशल नेटवर्किंग साइट से तो आप लोग डेली दिन भर काय में निकलता है हमारा, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स के तो आपको अच्छे से आइडिया ही होगा। तो इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ये तो आजकल सबको, चाहे वो छोटा बच्चा क्यों ना हो, चाहे वो बड़े लोग क्यों ना हो, हर कोई इसका यूज़ तो कर रहे हैं। और फिर बात आती ई कॉमर्स की। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हर जगह बिजनेस, इंडस्ट्री, हर जगह ई कॉमर्स में भी आईसीटी इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारे हो गए बाकी के टॉपिक्स जिससे हमारे क्वेश्चन आना तय है। ई गवर्नेंस भी हमारा इम्पॉर्टेंट है। ये स्टार के हिसाब से इम्पॉर्टेंट आपको पता चलेंगे। ई कॉमर्स में हम पढ़ेंगे BHIM, मोबाइल ऐप्स, डिफरेंट मोबाइल ऐप हम जो यूज़ कर रहे हैं, वेब ऐप, ये सब हम पढ़ेंगे। तो पहले तो मैं आसानी से बेसिक से लेके चलूँगी क्या है ये टॉपिक। तो आईसीटी, तो हम शुरू करते हैं बेसिक से, डेट इज़ आईसीटी। क्या है आखिरकार यह आईसीटी? आईसीटी कई प्रकार की टेक्नोलॉजी का समूह है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें हमारी सब टेक्नोलॉजी इसमें आ जाती है। जो भी हम अभी कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमारा मोबाइल, लैपटॉप, सब एक टेक्नोलॉजी, मोबाइल का सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन, सब हमारा आईसीटी में ही आता है। तो आईसीटी कई प्रकार की टेक्नोलॉजी का समूह है जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बनाई, दिखाई, सुरक्षित, प्रोसीड या आदान प्रदान की जाती है। तो आईसीटी का कई टेक्नोलॉजी का हमारा समूह है जिसको हम बना रहे हैं, दिखा रहे हैं, या स्टोर करके रख रहे हैं, या उसको प्रोसीजर में ला रहे हैं, या आपको शेयर कर रहे हैं, या ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो इन सब को हम एक टेक्नोलॉजी को, एक समूह को हम आईसीटी कहते हैं। तो आईसीटी में हमारा कौन कौन से हो गए? उदाहरण के लिए हो गया रेडियो। रेडियो तो हमारा
बहुत ज़माने से प्रचलित आ रहा है। मतलब सबसे पुराना हमारा जो आईसीटी मान लो या इंफॉर्मेशन भेजने या लेने का सोर्स था, वो क्या था? हमारा रेडियो। फिर आ गया हमारा टीवी। अब टीवी में भी हो गया हमारा एंड्रॉयड टीवी, कि हम यूट्यूब, ऑफिस के काम सब एक एंड्रॉयड टीवी पे कर सकते हैं। हो गया मोबाइल, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन। तो ये सब क्या हो गया? हमारा आईसीटी। ये सब एक टेक्नोलॉजी का समूह है। और या तो हम कह सकते हैं आईसीटी और क्या है, तो यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को क्या है? जो हर एक चीज़ को अपनी एक परिभाषा देती है। हम सब की एक परिभाषा है, हर एक टेक्नोलॉजी जो बनी है सब की एक परिभाषा है। तो यूनेस्को ने आईसीटी की परिभाषा दी कि मानव और मशीन दोनों का संप्रेषित इन्फॉर्मेशन संभालने हेतु की जाने वाली वैज्ञानिक तकनीक की तथा इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को जो सबको मिला के हम बनाते हैं उसको हम कहते हैं आईसीटी। मतलब मानव का दिमाग, मशीन के उपकरण जो जो उसको कंपोनेंट चाहिए थे, तथा इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जो उसने पढ़े हैं, इन सब के समूह को मिला के उसने एक टेक्नोलॉजी बनाई है। तो उसको हम क्या कहते हैं? आईसीटी। ये हमारी यूनेस्को के द्वारा ये परिभाषा दी गई। और इसके अलावा हम आईसीटी की इंफॉर्मेशन हो सकती है कि आज हम कहीं भी किसी भी समय हम इंफॉर्मेशन का आदान या प्रदान करते हैं। तो किसी भी समय, आज मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं आपको लाइव या रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। तो किसी भी समय मैं किसी भी जगह बैठ के, आज मैं यहाँ बैठ के अमेरिका में, यूके में किसी को भी इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ या उससे बात कर सकती हूँ। तो ये कम्युनिकेट कर रही हूँ मैं उससे। तो ये हमारे इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान, ये हो गया हमारा आईसीटी। आज आप वहाँ बैठे किसी को भी उसी क्षण आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया, तो वो उसी क्षण में जो आपकी कम्युनिकेट हो रही है। पहले टाइम पे क्या होता था? कम्युनिकेट करने के लिए या कुछ भी इन्फॉर्मेशन आदान प्रदान करने के लिए हमें पहले घंटों बैठना, सोचना पड़ता था। चिट्ठी लिखी, कबूतर जा रहा है, या कहीं भी प्रकार से कितने टाइम लग जाए वो इन्फॉर्मेशन को देने के लिए। तो इन सब का समूह हमारा आईसीटी कहलाता है। और तो आईसीटी की मैं एप्लीकेशन जानते हैं कि आईसीटी हमारा कहाँ कहाँ यूज़ होता है। आप बताइए। ये सब मैंने आपको आईसीटी के बारे में बताया कि क्या है आखिरकार ये आईसीटी। किसी भी टेक्नोलॉजी को हम बना रहे हैं या मानव के दिमाग से हम उसका संप्रेषित कर रहे हैं। मानव के दिमाग व उसने जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स जो उसने पढ़े हैं वह मशीन के उपकरण को मिला के हम एक कोई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, वो आईसीटी। तो आईसीटी के हमारा कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है? दैट इज़ आईसीटी एप्लीकेशन। व्हाट इज़ आईसीटी एप्लीकेशन? क्या आप बता सकते हैं आईसीटी कहाँ कहाँ हमारा यूज़ हो रही है? तो आईसीटी एप्लीकेशन इज़, सबसे पहली चीज़ ई लर्निंग। पहला सबसे होता है ई लर्निंग। आज हम क्या कर रहे हैं? ई लर्निंग। आप वहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन माध्यम से आप पढ़ाई कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा आईसीटी का यूज़ या ई लर्निंग का प्रचार कब हुआ? ये लॉकडाउन में हम समझे कि क्या है ई लर्निंग। पहले हर कोई सोचता था कि उसको असम से दिल्ली पढ़ने आना है, तो या तो वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाता था या पढ़ने का कोई साधन नहीं था। पर इस लॉकडाउन ने हमें ई लर्निंग को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया है, या वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया है। तो ये हो गया हमारा ई लर्निंग। ई लर्निंग में हम ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन क्विजेस, ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन नोट्स सब प्रोवाइड कर रहे हैं, या आप ले रहे हैं आपके मोबाइल में पीडीएफ फॉर्म में, डॉक्यूमेंट फॉर्म में। तो ये हो गया हमारा ई लर्निंग, जो किसकी मदद से हो रहा है? आईसीटी की। तो पहला हमारा एप्लीकेशन हो गया आईसीटी का ई लर्निंग। फिर आती है आईसीटी की और एप्लीकेशन। आप बता सकते हैं क्या है और एप्लीकेशन? दिनचर्या में आप यूज़ कर रहे हैं। हो गया मेडिसिन, ई मेडिसिन। मेडिसिन फॉर्म में फील्ड में भी आईसीटी हमारा यूज़ हो रहा है। आज हम घर बैठे बैठे डिफरेंट ऐप्स है जिसके द्वारा हम घर बैठे बैठे मेडिसिन घर पे बुलवा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मेडिसिन में भी आईसीटी की यूज़ है। फिर हो रहा है बैंकिंग फील्ड। और बैंकिंग में काय में आरटीजीएस, एनईएफटी, ऑनलाइन
या ऑनलाइन और डिजिटल फंड ट्रांसफ़र, ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र, या आज हम यूज़ कर रहे हैं पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे। तो ये सब भी हमारा आईसीटी के द्वारा हो रहा है, एक टेक्नोलॉजी के द्वारा हम बैंकिंग में भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी हमारा आ जाता है औद्योगिक, इंडस्ट्रियल में भी हमारा आईसीटी का ही यूज़ है, औद्योगिक विभाग में। कैसे ये सब क्या है, मानव के दिमाग से कुछ मशीनें बनाई गई और जिसने हमारा काम आसान किया। तो ये वो टेक्नोलॉजी है जो औद्योगिक विभाग में भी हमारे यूज़ हो रही है। फिर आता है बिजनेस। बिजनेस मैंने बताया ई कॉमर्स, इकोनॉमिकल, हर जगह हमारा आईसीटी का यूज़ है। फिर हो गया ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस मतलब डिजिटल इंडिया, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे। फिर हो गया एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट भी हमारा आईसीटी का ही यूज़ हो रहा है। कैसे? पहले हम कैसे एंटरटेनमेंट में हम क्या होता था, हमारा टेलीविज़न, टीवी हम कैसे देखते थे, डिस्क लगाते थे, एंटीना होता था। आज हम घर बैठे बैठे एंड्रॉयड टीवी हर जगह हम कैसे यूज़ कर सकते हैं आईसी, मतलब नेटफ्लिक्स हो गया, अमेज़न प्राइम हो गया, और ये सब किफ़ायती बहुत ज़्यादा कम दाम में हम एंटरटेनमेंट में भी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। तो आईसीटी हमारा हर जगह इन सब एप्लीकेशन और कहीं कहीं हर जगह हमारा इसके यूसेस है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने पढ़े आईसीटी की एप्लीकेशंस, तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं आईसीटी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, फ़ायदे और नुकसान। दुनिया में हर चीज़ जिसके फ़ायदे हैं उसके नुकसान भी ज़रूरी है, ज़रूर है ही मतलब। तो आईसीटी के हमारे फ़ायदे क्या क्या है, कुछ चीज़ बनी है तो उसको कुछ एडवांटेजेस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया होगा। तो पहला एडवांटेज है ग्लोबलाइजेशन। व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन? सुना होगा बहुत नाम, मीनिंग पता है? ग्लोबलाइजेशन हमारा 1990s में स्टार्ट हुआ, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा लाया गया। जब हमारे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा लो हो गई थी, तो वही ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट हमारे इंडिया में लेकर आए। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या है, हम अपने देश का व्यापार दूसरे देशों में कर सकते हैं, या उधर से हम दूसरी वस्तु अपने देश में लाके आदान प्रदान करके हम व्यापार कर रहे हैं। ट्रेड हम अपने देश से दूसरे देशों में कर रहे हैं, या उनका सामान हम खरीद रहे हैं। तो ये हो गया हमारा ग्लोबलाइजेशन। एमएनसीज, सबसे ज़्यादा आजकल क्या है, एमएनसी आईटी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज। तो एमएनसी से हमारे क्या फ़ायदे हुए कि हम अपना काम दूसरे देशों में कर रहे हैं, या उस देश का भी हम पैसा कमा रहे हैं उस देश से। तो ये इससे हमारी ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ सुधरी, हमारा इकोनॉमिक लेवल बढ़ा। तो ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, हमारी एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बढ़े। 1990s में क्या था हमारे पास एम्प्लॉयमेंट की चांसेस, बस गवर्नमेंट जॉब्स या अनएम्प्लॉयबिलिटी सबसे ज़्यादा थी। तो आज ये है कि हमारे देश का 80% युवा एम्प्लॉयड है। किस लिए? एमएनसी में काम करके या ग्लोबलाइजेशन की मदद से। ग्लोबलाइजेशन भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन और डिफरेंट ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियल ग्लोबलाइजेशन। तो ये हो गया हमारा एडवांटेज ग्लोबलाइजेशन की फील्ड में हमें इसके फ़ायदे हुए। और क्या? ट्रांसपेरेंसी। आईसीटी से ट्रांसपेरेंसी कैसे? ट्रांसपेरेंसी मतलब ब्लैक मनी कम हो गई है। आईसीटी मैंने आपको बताया क्या है, हमारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो गया है, डिजिटल इंडिया, डिजिटल गूगल पे, फ़ोन पे। आज हमें सबकी खबर रहती है कि कहाँ हमारा पैसा ट्रांसफ़र हुआ। तो पीएम मोदी ने जब नोटबंदी हुई, नोटबंदी के बाद जो कंसेप्ट लाए, डिजिटल पेमेंट को, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया। किस लिए? ट्रांसपेरेंसी के लिए, जिससे हमारे घोटाले कम हों। किस लिए? ट्रांसपेरेंसी के लिए। और क्या? ग्रेटर अवेलेबिलिटी। ग्रेटर अवेलेबिलिटी मतलब आज हम रात में भी खाना ऑर्डर कर सकते हैं, जोमेटो। मेडिसिन, अगर इमरजेंसी में हमें खाना मंगाना हो या मेडिसिन मंगानी है 24/7, 24 घंटे 7 दिन। ये नहीं कि संडे को कुछ चीज़ क्लोज है या हम लोग भूखे बैठे हैं या डिफरेंट कुछ भी हमें ऑनलाइन ऑर्डर चाहिए, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, हर चीज़ से हमें ग्रेटर अवेलेबिलिटी होकर 24/7 हमारे साधन बढ़ गए। ये सब भी आईसीटी की मदद से ही हुआ है। कॉस्ट इफेक्टिव, क्या आपको लगता है इतना महंगा है ये?
आज आप घर बैठे 100 रुपये का खाना मंगा सकते हैं। ऑनलाइन में डिलीवरी में आपके कितने चार्जेस लग रहे हैं? शिपिंग चार्जेस 20 से 25 रुपये, तो कॉस्ट इफेक्टिव। हर कोई आज ऑनलाइन डिलीवरी इन सब का यूज़ कर रहा है, तो कोई इतना महंगा भी नहीं है ये। आमतौर पर हम माने दुकानदार, दुकान की जगह हमें ऑनलाइन परचेज में किफ़ायती दामों में चीज़ें मिलती है, तो कॉस्ट इफेक्टिव। टाइम सेविंग है। पहले जाओ, पेट्रोल लगाओ, पेट्रोल लगा के खाना लेने जाओ या कोई भी वस्तु लेने जाओ, दूसरी सिटी में ट्रैवल करो, तो इससे हमारा खर्चा भी बढ़ता था, समय की भी बर्बादी होती थी। आज हम घर बैठे अपना किराना, सब्जियां सब मंगा सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? कॉस्ट इफ़ेक्टिव, टाइम सेविंग, समय की बर्बाद नहीं हो रहा है। उसके बाद मतलब हाईली एफिशिएंट। कहीं आपको लगता है ये मतलब एफिशिएंट नहीं है, इसकी एफिशिएंसी कम है? आपने जो प्रोडक्ट मंगाया वो बहुत ज़्यादा टाइम से आया या नहीं, उसकी डिलीवरी आपको सही नहीं लगी, तो एफिशिएंट तो है ये। आज मैं आपको कम्युनिकेट कर रही हूँ, आपको यूट्यूब में कुछ एफिशिएंसी की कमी लग रही है, या व्हाट्सएप पे आप कम्युनिकेट कर रहे हो या फेसबुक चला रहे हो, आपको लग रहा है किसी साधन में कमी है? जी नहीं। तो हाँ, हाईली एफिशिएंट। एक जगह आपकी लाइट जा सकती है पर इसकी एफिशिएंसी कम नहीं हो सकती। घर में आपको बिजली की प्रॉब्लम हो सकती है, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, पर इसकी आपको एफिशिएंसी पूरी मिलेगी। फिर होता है जॉब क्रिएशन कैसे? आज हमारे नए उपकरण बने हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ज़ोमैटो। इन सब के करने के लिए भी कुछ मैनुअल लेबर की ज़रूरत पड़ रही है ना। ओला कैब, पहले ड्राइवर के पास कितनी कमाई होती थी, आज वह ओला में, आई बस में काम कर सके कितना अपनी जॉब क्रिएट कर रहा है या नए नए जॉब के साधन ढूंढ सकता है। ज़ोमैटो में, स्विगी में जो ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है, तो इनने नए नई जॉब क्रिएट तो करी है। तो जॉब क्रिएशन, आईसीटी की मदद से हमारे नए नए जॉब भी हुए, कहीं किसी चीज़ में जॉब कम भी हुआ है तो कहीं कहीं नए नए जॉब क्रिएट भी हुए। मोर रिलायबल, जी हाँ, ट्रस्ट हम इस पर कर सकते हैं। आज हम पहले से ही कैश ऑन डिलीवरी की जगह हम पहले से पैसे दे रहे हैं उन्हें, पैसे पहले से अमेज़ॉन में या ऑर्डर करते हुए खाने में हम पैसे कर रहे हैं। हाँ, हमें ट्रस्ट तो इसलिए कर रहे हैं ना कि हाँ, हमें पता है हमारा पैसा कहीं नहीं डूबेगा, या अगर कुछ भी हमें शिकायत होती है तो हम उनको बोल के हमें हमारा पैसा कुछ 7 दिन की गारंटी में रिटर्न आ जाता है। तो हाँ, ये मोर रिलायबल है। फिर आता है बेटर कम्युनिकेशन। जैसे मैंने कम्युनिकेशन की बात करी, मतलब संचार, सूचना या संचार, सूचना को किस प्रकार संचार कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन अच्छा है। कहीं अगर देर भी लगती है कोई वीडियो भेजने में, ज़्यादा एमबी का है तो थोड़ी सी 5-6 सेकेंड, नहीं तो 1 सेकेंड में आपका मैसेज इधर से उधर जा सकता है। आप प्रॉपर टाइम में आप किसी को मोबाइल लगाया, आप उसी बार किसी भी देश विदेश में आप अपने एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हो। कम्युनिकेशन, बेटर कम्युनिकेशन। फिर आती है बात डिक्रीज कल्चरल गैप। व्हाट इज़ डिक्रीज कल्चरल गैप? कैसे? आज हम यहाँ बैठ के इंडिया में हम विदेश का काम कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम ने हमें क्या सिखाया, या एमएनसी ग्लोबलाइजेशन ने क्या सिखाया? जो हम विदेश का काम है, यूके शिफ्ट है, यूके के टाइम के हिसाब से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो कल्चरल गैप कम हो गया। हम यहाँ बैठ के उनका काम कर सकते हैं, वो हमारा काम कर सकते हैं। हम यहाँ बैठ के जर्मन के स्कूल में कोई बच्चा पढ़ रहा होगा, अभी लॉकडाउन में ई लर्निंग के माध्यम से वो घर पे बैठ के उधर की क्लासेस अटेंड कर सकता है। तो हमारे डिक्रीज कल्चरल गैप। तो ये सब हो गए हमारे फ़ायदे। अब जैसे मैंने बोला, जिसके फ़ायदे होते हैं उसके नुकसान भी ज़रूर है। तो क्या है इसके नुकसान? सूचना संचार एवं प्रौद्योगिकी, जब से हम इसके फ़ायदे, इसके कहाँ कहाँ ये काम आता है, इसकी परिभाषा, इसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके नुकसान क्या है? इसके नुकसान है साइबर सिक्योरिटी इशू। सबसे ज़्यादा आजकल साइबर क्राइम सबसे ज़्यादा प्रचलित है या सुनने में आता है। क्या है ये साइबर सिक्योरिटी इशू? हैकिंग या वीडियो लीकेज, एमएमएस या वॉट एवर। साइबर सिक्योरिटी इशू, हाँ, हैकिंग। मतलब जितना हमारा देश आगे बढ़ा है उतना लोगों का दिमाग भी आगे बढ़ा है, उन्होंने नई नई टेक्नोलॉजी सीखी है। हम किसी के लैपटॉप से कुछ भी चीज़ चुरा सकते हैं, या बड़े बड़े डेटा, पॉलिटिकल पार्टीज़ के डेटा, ये सब भी हैकिंग के द्वारा चुराए जा सकते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी इशू। डेटा लीकेज प्रॉब्लम, जैसे मैंने बोला अभी, हैकिंग से हम किसी के भी डेटा चुरा सकते हैं। तो हाँ, हमारा डेटा लीक हो सकता है, कभी गलती से भी
और कभी किसी भी ज़बरदस्त जानबूझकर भी कोई डेटा लीकिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हो गया हमारे इसके नुकसान। और क्या नुकसान हो सकते हैं इसके? सोशल आइसोलेशन। आज हम घर पे बैठ के भी या डिनर करते टाइम भी एक दूसरे से बातचीत नहीं करते। किस लिए? क्योंकि आज हर इंसान के पास मोबाइल है। घर में चाहे छोटा बच्चा हो या बड़े बुजुर्ग हो, सब अपने मोबाइल में ही बिजी रहते हैं। तो सोशल साइट्स ने, जैसे मैंने बताया सोशल नेटवर्किंग बढ़ी है, तो इसका सोशल आइसोलेशन भी हुआ है। हर कोई अपने मोबाइल में आजकल बिजी रहना चाहता है। इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। क्या है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट? सब वेस्ट सुने थे, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज मोबाइल, लैपटॉप और ईयरफोन एक्सेट्रा। नए नहीं, पुराने, ओल्ड मोबाइल, लैपटॉप, ईयरफोन। आज इसकी रेंज इतनी कम हो गई, जिन्होंने बोला कॉस्ट इफेक्टिव है ये, लेकिन इनकी रेंज इतनी कम हो गई है कि हर इंसान हर 1 साल या 6 महीने में अपना मोबाइल चेंज करता है। तो उसके पास इतने सारे मोबाइल हो जाते हैं। और ईयरफोन जैसी चीज़ तो इतनी ज़्यादा लो कॉस्ट होती है, 50-100 रुपीज़ में भी आपको लोकल क्वालिटी का ईयरफोन मिल जाता है। तो इसको इंसान रीसेल तो करता नहीं है। तो ये हमारे कचरे में, कूड़ेदान में या घर में इतने ज़्यादा पड़े रहते थे। हमारे क्या होता है, कुछ टाइम बाद इसको ऑब्वियस सी बात है वेस्ट में ही फेंका जाता है। तो हमारी इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। और इसके कारण क्या हो रहा है, हमारा रेडिएशन एक्सपोजर, हार्मफुल रेडिएशन तो ऑब्वियस सी बात होता ही है। हमारे एनिमल्स के लिए ये नुकसान है। तो रेडिएशन एक्सपोजर का भी खतरा इससे बढ़ गया है। फिर आता है किसी भी चीज़ की ज़्यादा उपजाऊ या कुछ भी चीज़ ज़्यादा बनाना नुकसान तो देगा ही। तो वैसे ही होता है अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, एक जगह जॉब क्रिएशन हुआ है। जॉब क्रिएशन मतलब हाँ, नॉर्मल जब वे में ये हमारा प्रोड्यूस हो रहा है तो जॉब क्रिएट हो रहा है। पर लेकिन जब ये अधिक से अधिक हमारा टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। कैसे? हर चीज़ के लिए आजकल रोबोट बनाए जाते हैं। 2050 तक हमारा ऐसा मानना है कि हर काम रोबोट के द्वारा करा जाएगा। तो मैनुअल लेबर का काम कम हो गया है। जो काम पहले इंसान करता था, अब मशीनों ने उसको बहुत ज़्यादा आसान, कुछ ज़्यादा ही बहुत कम टाइम में वो उपकरण हमको बना के दे दिए हैं। तो हाँ, तो हमारे जॉब अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ी है ना, क्योंकि कौन कर रहा है? रोबोट ये काम कर रहा है। इंसान क्या करेगा? इंसान के लिए तो नुकसान है ना ये। तो किसी भी चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा बनना, किसी भी टेक्नोलॉजी का, तो ये हमारे अनएम्प्लॉयमेंट या इंसान को अभाव भी देगा और एक जगह इसका प्रभाव भी है। तो ये होता है हमारा आईसीटी का डिसएडवांटेज। फिर आता है प्राइवेसी इशू। हाँ, प्राइवेसी इशू बढ़ गए। पहले हमारे घर में एल्बम होती थी, हम फोटोज वैसे रखते थे, या इतनी चीज़ें। आजकल हर चीज़, जितने भी हमारे सीक्रेट है सब है, वो कहीं होता है हमारे सेल्यूलर मोबाइल फ़ोन या हमारे लैपटॉप में। तो प्राइवेसी इशू, तो उनको लीक करना और आसान हो गया है। पहले घर में आके चोरी होती थी, अब वो जितने अपन देख सकते हैं प्राइवेसी इशू, OLX, ये सब हमारे एक जगह फ़ायदेमंद भी है और उतने ही हमारे नुकसान भी हो रहे हैं। उतने ज़्यादा क्राइम भी इससे बढ़ रहे हैं। तो प्राइवेसी इशू। और फिर आता है हमारा डिक्रीज़ इन फिज़िकल एक्टिविटीज़। सबसे ज़्यादा आजकल ब्लड प्रेशर, शुगर और कई तरह की बीमारियां हो रही है। हेल्थ इशू। घर पे बैठ के इंसान वर्क फ्रॉम होम तो कर रहा है। लॉकडाउन में क्या हुआ? हाँ, घर पे बैठ के वो काम कर रहा है, पर वो क्या चला? क्या वो साइकिलिंग करी? क्या उसने कुछ एक्सरसाइज करी? वो हर चीज़ पे इतना डिपेंडेंट हो गया कि सब्जियां घर बैठे मंगा लो, खाना घर बैठे मंगा लो, कुछ ऑर्डर करना घर बैठे कर लो। तो उससे आज 3 साल के बच्ची को भी डायबिटीज़ होती है। तो किस लिए हो रहा है ये? हमारा हेल्थ इशू, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई। पहले वो बच्चे जाके खेलता था, आज हर बच्चा मोबाइल यूज़ कर रहा है, चाहे वो छोटे से छोटा बच्चा क्यों ना हो। तो हमारे हेल्थ इशू, इसलिए इंसान ज़्यादा बीमार होता है। डिजिटल डिवाइड, ये कुछ नया है। क्या है डिजिटल डिवाइड? डिजिटल डिवाइड मतलब रूरल अर्बन जनरेशन गैप, इन सब के कारण भी हो रहा है डिजिटल डिवाइड। आज हम हमारे देश में सक्षम इंसान किसको मानते हैं, या पढ़ा लिखा इंसान किसको मानते हैं? जिसको सब टेक्नोलॉजी आती है, जिसको मोबाइल ऑपरेट करना आता है। और वही उस जगह जिसको मोबाइल ऑपरेट करना नहीं आता, उसको हमारी सोसाइटी किस नज़र से देखती है। तो ये हो गया हमारा डिजिटल डिवाइड। लोग गाँव को, मतलब गाँव में मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा आगे है, पर फिर भी अगर किसी को नहीं आता है अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ करना, या वो किसी चीज़ में पीछे है नेटवर्क इंटरनेट की प्रॉब्लम के कारण या किसी भी प्रॉब्लम के कारण, तो जिस कारण से हमारे क्या होता है डिजिटल डिवाइड, एक गैप प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी चीज़ के बारे में। जिसको टेक्नोलॉजी आती है उसको ज़्यादा सक्षम माना जाता है, जिसको नहीं आती है उसको सोसाइटी में पीछे किया जाता है। तो ये हो रहा है हमारा डिजिटल डिवाइड किसी टेक्नोलॉजी के कारण।
उसके बाद होता है हमारा मॉरल एंड एथिकल इशू। जी हाँ, जो संस्कार पहले होते थे, हाँ, उस इंसान को इतना नॉलेज नहीं होता था, इतना उसको पढ़ाई लिखाई का ज्ञान नहीं होता था, पर उसके जब आप संस्कार देखेंगे तो उसके संस्कार वो आज के लोगों बच्चों में या किसी में संस्कार देख लो, क्योंकि माँ बाप भी अपने हर चीज़ में इंटरनेट, मोबाइल, इन सब में इतना बिजी हो गए कि मॉरल और एथिकल एक्टिविटीज़ उसकी कम हो गई है। उसके बाद रेडिएशन एक्सपोजर, जैसे मैंने बताया, इंक्रीज इन ई वेस्ट के कारण हमारा रेडिएशन एक्सपोजर हो रहा है। तो ये सब थे हमारे फ़ायदे और नुकसान, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो एक जगह किसी भी चीज़ का एक प्रॉपर वे में एक पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज़ करना तो फ़ायदा है, पर उसकी अगर हम उस पर डिपेंडेंट होते जाएंगे किसी भी टेक्नोलॉजी पे, तो जी हाँ, वो हमें नुकसान ज़रूर देगा। तो ये था हमारा आईसीटी के बारे में। अब अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारे बेसिक का दूसरा पार्ट, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक की बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक है, पर हम इसको प्रॉपर बेसिक से जो हमें काम की चीज़ है वो पढ़ेंगे हम। तो ये हो गया आपका पूरा आईसीटी का। तो आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।